आवाज जा रही है तो इधर से कंफर्म करें साथी। निकालिए तो AIYF बिहार पेज। साथी, पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत आपके बीच अभी पूर्व सांसद शत्रुघ्न बाबू आएंगे, आपसे बात करेंगे। हम बधाई देते हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के अपने क्रांतिकारी साथियों को इस कोरोना संकट के समय जो इस सोशल मीडिया के माध्यम से कोरोना जैसे संकट में शिक्षा की दुर्दशा और उसके पहले भी इस देश की सरकार, राज्य की सरकार ने जो शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति दुर्व्यवहार किया, शिक्षा और स्वास्थ्य सत्ताधारी दल की प्राथमिकता सूची से बाहर रहा और प्राथमिकताओं की जो विकृतियां होती हैं, ऐसे महत्वपूर्ण सवालों से मुंह मोड़कर गगनचुंबी मूर्तियों का निर्माण और आम आवाम के जज्बात से खिलवाड़ करने वाली तमाम हरकतें देश और राज्य की सरकारों ने की है। हम स्मरण कराना चाहते हैं अपने छात्रों को कि हमारे सामने ये पुस्तक है, दस्तावेज है, समान स्कूल प्रणाली आयोग प्रतिवेदन 8 जून 2007। जब पहली बार माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो हम लोगों की भी यह आकांक्षा हुई थी कि यह शख्स कोई न कोई ऐसा काम अवश्य करेगा जिससे सामाजिक परिवर्तन की गाड़ी तेज गति से चलेगी। और हम लोगों के प्रस्ताव पर और इस मौके पर हम शैवाल गुप्ता को भी याद करते हैं कि उन्होंने भी मुख्यमंत्री को सलाह दी और उन्हीं की संस्था आद्री में हम लोगों की बैठक हुई थी और यह तय हुआ था कि मुचकुंद दुबे, अनिल सदगोपाल की अध्यक्षता में एक समान स्कूल प्रणाली आयोग का निर्माण किया जाए और उसके सदस्य सचिव बनाए गए थे तत्कालीन शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव स्वर्गीय मदन मोहन झा। इस तेजी से इस आयोग ने काम किया कि साल भर के अंदर ही इन लोगों ने काफी परिश्रम करके देश में यह अभूतपूर्व काम, यानी पहला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी दस्तावेज तैयार किया और जिसका आधार कोठारी आयोग के प्रतिवेदन की अनुशंसा और देश और दुनिया में जो शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुए, क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, उसका भी अध्ययन इस आयोग ने किया। हम कोठारी की अनुशंसाओं
कि कुछ पंक्तियों को, कुछ वाक्यों को, कुछ ऐसे उदाहरणों को आपके सामने स्मरण हेतु रखना चाहते हैं। आखिर इस आयोग का आधार बिंदु क्या बना। जो समान स्कूल प्रणाली है, इसका उद्देश्य है जाति, पंथ, समुदाय, भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिति, सामाजिक हैसियत, शारीरिक या मानसिक योग्यता से परे तमाम बच्चों को उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उचित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यह ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण उद्देश्य रेखांकित किए गए थे। इतना ही नहीं, कोठारी ने आगे भी अपने प्रतिवेदन में दर्ज किया कि विभिन्न सामाजिक वर्गों और समूहों को एक साथ लाया जा सके, समतावादी और समेकित समाज के अभ्युदय को प्रोत्साहित किया जा सके। ध्यान दें, समतावादी जो कल्पना थी, जो उनका आधार था, जो उद्देश्य था, यह समतावादी उद्देश्य था। व्यापक परिप्रेक्ष्य में कोठारी आयोग ने अपनी अनुशंसाएं दी। आगे उन्होंने लिखा कि शिक्षा प्रणाली को आमतौर पर राष्ट्रीय विकास में, खासकर सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण का शक्तिशाली उपकरण बनाना है, तो हमें सार्वजनिक शिक्षण की समान स्कूल प्रणाली के लक्ष्य की ओर अग्रसर होना ही होगा। यूरोप में सार्वजनिक शिक्षा की नींव डाली गई थी। एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण दांव पर लगा हुआ था जिसे निरंकुशतावादी नियंत्रण के सिद्धांत पर नहीं, बल्कि पहली बार धर्मों, वर्गों, भाषाओं और निर्जातियों के संपूर्ण शासित समुच्चय सुविज्ञ सहमति के आधार पर गठन होना था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भी इस मामले में अपने एक विद्वान एम डेटन की अनुशंसा प्राप्त की थी। उनकी यह सिफारिश थी कि इस देश के बच्चे, यानी अमेरिका के बच्चे, चाहे उनका पितृत्व कुछ भी हो, साथ साथ पढ़ाए जाएंगे। सार्वजनिक शिक्षा की अनुपस्थिति राष्ट्र की सुरक्षा को कमजोर करेगी और जिन अधिकारों की नींव पर यह खड़ा है उसे खतरे में डाल देगी। यानी समान शिक्षा प्रणाली, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली न केवल राष्ट्रीय विकास के लिए अनिवार्य है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है। कोठारी को इसी आधार पर आगे यह सिफारिश करनी पड़ी और इस उद्देश्य को उन्होंने पुनर्भाषित किया कि आम जनता की जिंदगी के साथ साझेदारी 80 शिक्षा का अनिवार्य तत्व है। आम जनता के साथ साझेदारी, आम जनता से अलग कोई शिक्षा नहीं होगी सार्वजनिक। वर्तमान शिक्षा प्रणाली भेदभाव पैदा करती है। यह सिर्फ गरीबों के लिए ही नहीं,
बल्कि अमीरों के लिए भी बुरी है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल गरीबों के लिए ही नहीं बल्कि अमीरों के लिए बुरी है, क्योंकि अमीर घर में पैदा लिए बच्चे जब विद्यालयों महाविद्यालयों में जाएंगे तो उन्हें विभिन्न रंग रूप, वेशभूषा, बोल चाल, रीति रिवाज की जो सामूहिकता के दर्शन होंगे, विभिन्न सभ्यता संस्कृतियों से जो उनका सहमेल होगा, तो उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होगा। अभी जो शिक्षा दी जा रही है उस शिक्षा से एक सुविधा भोगी वर्ग तैयार कर रहा है और एक वंचित असुविधा वर्ग पैदा कर रहा है। इस पर राममूर्ति आयोग ने भी अलग से अनुशंसा दी है। सामाजिक न्याय, कोठारी साहब ने उस दिन 64, 66, 65, 68 की बात मैं बतला रहा हूं। आज लोग सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का मंत्र जाप करते हैं। सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के लिहाज से ही नहीं, औसत श्रमिकों की क्षमता को उन्नत करने और राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी समान स्कूल प्रणाली एक अनिवार्य शर्त है। आज की वर्तमान परिस्थिति से जोड़िए इन श्रमिकों के हाल को, इन मजदूरों की जो परेशानी है, जो जिल्लत की जिंदगी ये तमाम मजदूर जी रहे हैं, इनका सबसे बड़ा कारण है कि इनमें घोर अशिक्षा है। साक्षर भी ये नहीं हो सके, शिक्षित होने की बात तो दूर रहे। और यह क्यों नहीं हो सके कि राममूर्ति आयोग लिखते हैं कि देश में एक सुविधा प्राप्त वर्ग का जन्म हुआ है जिसका राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति धन के स्रोतों पर एकाधिकार है। और यही जो सुविधा प्राप्त वर्ग है, इसका शिक्षा पर, संस्कृति पर, समाज पर, सब पर इन्हीं का कब्जा है। और इसीलिए जो हमारा समाज है यह जात पात मजहब में बटा हुआ है। आज 2007 में जब प्रतिवेदन बिहार सरकार को यह प्राप्त हुआ, आज 2020 है, इतनी लंबी अवधि तक इसे रद्दी की टोकरी में इसी नीतीश सरकार ने फेंक देने का काम किया। और इसके खिलाफ आपके छात्र संगठन ने, युवा संगठन ने लगातार नीचे से ऊपर तक, यानी महाविद्यालय, विद्यालयों से लेकर राजभवन तक, विश्वविद्यालय स्तर तक आंदोलन अवश्य किया है। लेकिन छात्र मित्रों, आपको इसके पूर्व हम ले चलना चाहेंगे। जब इस देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति आई, भूमंडलीकरण की नीति आई और उसका प्रभाव सीधे शिक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ा, आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि अभी जो भारत की सरकार ने घोषणा की, निर्लज्जता पूर्वक यह सरकार कहती है कि हमें अब भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। कैसे भारत बनेगा आत्मनिर्भर? तो शिक्षा को निजी हाथों में, स्वास्थ्य के निजी हाथों में सौंपना ही होगा। और उसके लिए इतना ही नहीं किया, जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे 8,100 करोड़
8,100 करोड़ रुपये का आवंटन कर दिया निजी विद्यालय महाविद्यालय खोलने के लिए, निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए और निजी अस्पताल खोलने के लिए। 8,100 करोड़ रुपये। इस देश के तमाम नागरिक, आम आवाम, न केवल छात्र संगठन, न केवल मजदूर संगठन, न केवल अन्य मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन, राजनीतिक दल, ये तमाम जो अब चुनावी समीकरण में लगे हुए हैं, आपका मन मिजाज कहीं यह झकझोर नहीं रहा है जब 8,000 करोड़ से भी ज्यादा राशि जो हमारी राशि है, हमारे पैसे हैं, आम जनता की कमाई का पैसा सरकार के खजाने में है, तो गरीबों के बच्चे जिन विद्यालयों में जाते हैं, जिन महाविद्यालयों में जाते हैं, उसे यदि ये अंबानी, सत्यम, विप्रो, अदानी के हाथों में बेच देंगे, नीलाम कर देंगे, तो हमारे मुल्क की कितनी दुर्दशा हो। इतना ही नहीं, इसके पहले आपको हम एक दस्तावेज और दिखाना चाहेंगे। ये 2016 का एक दस्तावेज है। इसमें लिखा है प्रॉफिटिंग फ्रॉम द पुअर, यानी गरीबों से मुनाफा कमाना, गरीबों से मुनाफा कमाना। और यह लिखा हुआ है द इमरजेंस ऑफ मल्टीनेशनल एजुकेशन बिजनेस इन हैदराबाद, इंडिया में यह दस्तावेज तैयार हुआ और इसका ग्लोबल एजुकेशन इंडस्ट्री इंडिया जो शीर्षक है, उसमें कहा कि एक पियर्सन कंपनी है और उसके बारे में लिखा हुआ है पियर्सन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट multinational education corporation with operations in 70 countries worldwide and an extensive business portfolio that positions it as the world's education service provider। यानी दुनिया के 70 देशों में जो भूमंडलीकृत शिक्षा व्यवस्था है, उसकी स्थापना में न केवल हिंदुस्तान, न केवल बिहार, दुनिया में जो ये विजातीय संस्कृतियां, उपभोक्तावादी संस्कृतियां, मुनाफेखोर जो तथा कथित कॉरपोरेट घराने हैं जो शिक्षा का निगमीकरण करना चाह रहे हैं, ये पूरे भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसके पेज 44 पर शीर्षक है मल्टीनेशनल मार्केट मेकिंग इन इंडिया। मल्टीनेशनल मार्केट कैसे छा रहा है आपके देश में और उसमें। फिर इसके अगले 45 पेज पर आइए, लिखा हुआ है न्यू कंपनीज एक्ट 2013 which mandates corporate expenditure of 2% on corporate social responsibility activities for companies above certain income threshold। Section 135 Government of India according to eminent young CCR। और यह this hugely profitable market of education, यह जो दुनिया में और इस देश में, इससे प्रभावित हमारा देश है, जो हमारे बच्चों का जो अधिकार है, काफी आंदोलन और जद्दोजहद के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उन्नी कृष्णन
निर्णय के द्वारा जो शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है, वह जो तमाम जन आंदोलनों की उपलब्धियां हैं, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्याय निर्णय है, तो भारत के संविधान का संशोधन हुआ और पहले से वहां अनुच्छेद 21 है, उपबंध है, वह 21 है प्राण रक्षा का अधिकार, राइट टू लाइफ। और यह किस प्रकार का प्राण रक्षा का अधिकार? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में अंकित है कि मानवीय गरिमा के साथ प्राण रक्षा है, विथ डिग्निटी ऑफ लाइफ। और इसीलिए उसका जो नया उपबंध हुआ, यह अलग से नहीं जोड़ा गया कि सबसे अंत में जोड़ा जाए, जी नहीं, इसका इतना महत्व है कि जोड़ा गया उसी के 21A किया गया, 21 को किया गया। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि शिक्षा प्राप्त होने पर मानव को जो उचित सम्मान मिलना है, नागरिक होने का सम्मान, और प्रत्येक नागरिक का जीवन गरिमामय हो, डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार भारतीय जनतंत्र के प्रत्येक नागरिक को है। तो डिग्निटी में नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले, नंबर 3 उसे अवसर की समानता प्राप्त हो, और नंबर 3 उसे विचारों की अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार हो। यह अनुच्छेद 19 में है कि जब तक हमारा नागरिक समाज पढ़ेगा नहीं, तो वह अपने मौलिक अधिकार की भी जानकारी से वंचित रहेगा और उसके खिलाफ कोई अमानवीय व्यवहार करता है तो वह उसका प्रतिरोध नहीं कर सकेगा। इसलिए आवश्यक है, क्योंकि पहले जो शिक्षा थी भारत के संविधान में, वो नीति निर्देशक तत्व में थी, यानी राज्य सरकार चाहे तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बच्चों को दे सकती है अपनी वित्तीय स्थिति के मुताबिक, और नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकती है। ये मनमाने ढंग से शिक्षा व्यवस्था नहीं चल सकती है, और इसीलिए आंदोलन हुआ और परिणति हुई कि इसको मौलिक अधिकार में दिया गया। मौलिक अधिकार का और क्या महत्व है कि इसके लिए हम कोर्ट कचहरी में अपील कर सकते हैं। कानूनी अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। मौलिक अधिकार का अर्थ ये होता है। इसलिए इस आर्टिकल का महत्व है कि मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना, मानवीय गरिमा शिक्षा से आती है। और अब इसके पहले हमने कहा कि राष्ट्रीय विकास में, राष्ट्रीय उत्पादकता में, राष्ट्रीय सुरक्षा में, लोकतंत्र की सुरक्षा में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं, अपने अधिकार और कर्तव्य को समझ सकते हैं, जब देश का समस्त नागरिक शिक्षित हो और उसके कौशल और ज्ञान का विकास हो सके। अभी तो प्राथमिक से लेकर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है, और शिक्षक शब्द जो सम्मानीय शब्द था, इसकी परिभाषा ही निर्लज्जता पूर्वक बदल दी गई। कहीं इसका नाम दे दिया गया शिक्षा मित्र, कहीं झारखंड में नाम दे दिया गया पारा टीचर। अब पारा कितना अपमानजनक शब्द है। अब
कल्पना नहीं कर सकते। और यह भाजपा सरकार जब थी झारखंड में तभी से यह काम शुरू हुआ, लेकिन ये शिक्षा मित्र तो चला था मध्य प्रदेश से। और जब स्वर्गीय अर्जुन सिंह भारत के शिक्षा मंत्री बने, वहाँ के मुख्यमंत्री थे, और फिर यहाँ भी शिक्षा मित्र बहाल हुए 1500 पर, और लड़ाई लड़ते 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 अभी एक, चाहे वह अपमानजनक ही क्यों नहीं हो, वेतनमान लोगों को किसी भी तरह से मिल रहा है। कोठारी ने लिखा था, और कोठारी के पहले अब ख्याल कीजिए कि एक दस्तावेज और था उच्च शिक्षा के लिए, उसको कहा गया मुदालियर आयोग। उच्च शिक्षा के लिए मुदालियर आयोग था। उसके पहले राधा कृष्णन आयोग था उच्च शिक्षा के लिए। उसके पहले हंटर आयोग था उच्च शिक्षा के लिए। उसके बाद प्राथमिक के लिए पटेल आयोग था। दर्जनों आयोग बने और सबों की अनुशंसाओं को फेंक दिया गया। कहाँ अंधेरे सुरंग में सारी अनुशंसाएं भटक रही हैं, उनकी आत्मा कहाँ मर गई। क्या हो रहा है? विश्वविद्यालय की तो सबसे ज्यादा दुर्दशा हो रही है। वहां तो पूर्णतः संवादहीनता है। शिक्षक अपने छात्र को पहचानते ही नहीं हैं, और छात्र जानते ही नहीं है कि कौन शिक्षक है, कौन अंग्रेजी के शिक्षक हैं, कौन हिंदी के शिक्षक हैं, कौन विज्ञान के शिक्षक हैं। यह जो बिलगाव कर दिया भूमंडलीकरण ने, ये आर्थिक उदारीकरण ने, निजीकरण ने, शिक्षा जो सामूहिकता प्रदान करती थी, शिक्षा जो नया संस्कार प्रदान करती थी, शिक्षा जो नए मनुष्य का निर्माण करती थी, इस महान उद्देश्य से शिक्षा को अलग कर दिया। अब तो महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती ही नहीं। कुछ अपवाद विश्वविद्यालय महाविद्यालय को छोड़ दीजिए, अब केवल होता है नामांकन, परीक्षा का फॉर्म भरिए, सेंटअप होइए, एग्जामिनेशन दीजिए, एवोल्यूशन कराइए, फिर एडमिशन लीजिए। यह जो परीक्षा प्रणाली है, यह भी छात्रों और शिक्षकों के बीच एक बिलगाव, एक दुराव, एक ऐसी जिंदगी बन रही है पिछले 10 से 15 वर्षों से कि समाज से छात्र कट गए। और इसी कारण जब ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन चलाया था इस सरकार ने प्राथमिक पाठशालाओं में, और फिर अब जो विश्व बैंक के कर्ज पर, चूंकि सरकार से मनमोहन सिंह तत्कालीन वित्त मंत्री ने ही समझौता कर लिया था कि विश्व बैंक शिक्षा के लिए इस शर्त पर कर्जा देगा कि आप स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट कर दीजिए, संरचनात्मक समायोजन इसको कहते हैं हिंदी में। यानी हम जो शर्त दें आपको, उसी शर्त के अनुसार आप ढांचा का परिवर्तन कीजिए। और इस विश्व बैंक के कर्ज पर अब तो ये सारा लोग कहता है कि ये साक्षरता का कार्यक्रम है, ये भारत साक्षर अभियान है, ये BRC है, ये DRC है, ये क्या क्या जो मिशन बना रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देखिएगा, ये काम कौन करेगा? तो मिशन करेगा। यानी सरकार का हस्तक्षेप जनता के स्वास्थ्य, जनता के सेहत और जनता के जो संस्कार देने वाला, जहां सरस्वती मंदिर हमारे थे, वो सबों को इस सरकार ने ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं किया, विद्यालयों में भी जो ढांचा पहले से बना हुआ था, शिक्षक छात्र अनुपात का ढांचा, और उसके पहले महाविद्यालय में भी, मैं जब
महाविद्यालय के ट्यूटोरियल वर्ग का नाम लेता हूं तो आज के छात्र और आज के शिक्षक अक्षका जाते हैं कि सर ट्यूटोरियल क्या होता है। उस समय भी हजारों हजार छात्र जहां मैं पढ़ता था गणेश दत्त महाविद्यालय में पढ़ते थे, क्योंकि इस इलाके में महाविद्यालय ही नहीं के बराबर थे, विद्यालय थे ही नहीं, महाविद्यालय की बात तो छोड़िए। और 10 लड़के 12 लड़के अधिक से अधिक 15 लड़कों का एक ग्रुप जो रूटीन इंचार्ज प्रोफेसर होते थे वे बनवाते थे। मेरा सौभाग्य था कि मैं हिंदी के डॉक्टर आनंद शर्मा के ट्यूटोरियल क्लास का छात्र था और प्राचीन इतिहास में पूज्य गुरुदेव डॉक्टर राधा कृष्ण चौधरी के ट्यूटोरियल का छात्र था। यह सौभाग्य बहुत कम को मिलता है और मुश्किल से 10 से 12 छात्र थे। हम लोगों की परीक्षा होती थी, 15 दिनों में परीक्षा होती थी, 1 महीना में परीक्षा होती थी और हमारी उत्तर पुस्तिकाएं लेकर के माननीय गुरुदेव जाते थे अपने घर और वहां से गलतियों का निराकरण करके शुद्ध करके हम लोगों की पुस्तिकाओं को लौटाते थे ताकि हम आगे ऐसी गलतियां नहीं करें। हमारे दुख सुख में सहभागी होते थे हमारे शिक्षक, विद्यालयों में भी और महाविद्यालयों में भी। ट्यूटोरियल क्लास गायब कर दिया। अब जो स्थिति बन गई है कि छात्र स्वतंत्र है, किसी छात्र पर किसी का नियंत्रण नहीं है। आप जो संगठन करिए, संगठन भी एक मौसमी काम कर लेता है, फिर जो बेरोजगारों की जो खोज खरी कर रही है शिक्षा नीति, रोजगार दिलाने वाली जो शिक्षा नीति नहीं है, तो आप तभी तक संगठन चला सकते हैं जबकि महाविद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। लेकिन रोजगार की लड़ाई, आज इस कोरोना संकट ने रोजगार की नई गंभीर लड़ाई दरपेश कर दी है नौजवानों के सामने, छात्रों के सामने, कि पढ़ लिखने के बाद हमारा क्या भविष्य होगा। 14 करोड़ तो जो संगठित क्षेत्र के मजदूर थे उनका रोजगार चला गया और 40 करोड़ लोग ऐसे बेरोजगार हो गए जिनके सामने रोटी का प्रश्न है। मित्रों, आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी रोटी आज भी गरीबों की प्रार्थना बनी होगी। आज इस कोरोना संकट ने जो मजदूरों की दुर्दशा कर दी है, इस पर भी आपके छात्र संगठन को सोचना पड़ेगा। हम धन्यवाद देते हैं खास करके बेगूसराय के छात्र संगठन को, और भी मित्र कर रहे होंगे। इस संकट में भी मास्क बांटने, सैनिटाइजर बांटने और गरीबों के खाने का सामान मांग चांग कर उन पीड़ित प्राणियों के पास पहुंचाने का काम किया था। यही काम इप्टा के साथियों ने बंगाल के अकाल के समय किया था और उसी के आधार पर इप्टा आगे और भी सांगठनिक, संगीत, नाटक के क्षेत्र में उसका जो तेवर बढ़ा, वह क्रांतिकारी इतिहास बन करके आज भी मौजूद है। हम चाहते हैं कि हमारा छात्र संगठन जो अभी संकट या संकट और भी गहराएगा और विद्यालय महाविद्यालय सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये निजीकरण की मार से इसी दस्तावेज में जो प्रोफिटिंग फ्रॉम द पुअर हमने कहा कि जब ये कानून लागू हुआ, शिक्षा अधिकार अधिनियम, तो कहा गया कि निजी विद्यालय भी जो निर्धारित शुल्क है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़ी जाति के लिए 25% आपको माफी देना पड़ेगा। लेकिन इस कानून का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है। कोई सरकार हिम्मत नहीं कर रही है इस कानून को लागू करने की।
मौलिक अधिकार का अपहरण भारत सरकार भी कर रही है। श्रम कानून का उल्लंघन, ये शिक्षा भी हमारा मौलिक अधिकार है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में यह उपबंध है कि किसी मौलिक अधिकार के घटाने का कोई कानून नहीं बना सकते हैं। जब शिक्षा को मौलिक अधिकार में आपने स्थान दे दिया तो फिर उसके खिलाफ 25% ही फीस लीजिए, 50% ही फीस लीजिए, यह आपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो क्रांतिकारी दस्ता हमारा तैयार हो वह न केवल महाविद्यालय विश्वविद्यालय तक ही आंदोलन को सीमित करे। उसका कर्तव्य है कि हमारे मुल्क में जो नया संकट उत्पन्न हुआ है, ताज्जुब यह है ये सरकार तो मौत का उत्सव बना रही है। सुनते हैं आज वर्चुअल रैली, माने सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कहिए जो गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, आज वर्चुअल रैली कर रहे हैं। यानी जनता से अब उनको कोई लेना देना नहीं है, जनता से कोई लेना देना नहीं। वर्चुअल माने आभासी दुनिया, और कह रहा है कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोग जुटेंगे। ये जब तक कोरोना संकट है, जब तक मजदूरों के सामने रोजगार का संकट है, जब तक छात्रों के सामने शिक्षा का संकट है, तब तक खबरदार इस प्रकार मानव हत्या का काम मत करिए। और आने वाला जो समय है आपको माफ नहीं करेगा। अभी क्या इस बीच में कर दिया कि स्मार्ट क्लास चलेगा, वर्चुअल क्लास चलेगा, टीवी पर चलेगा, ये मोबाइल फोन पर क्लास चलेगा। आपने कोई सर्वे किया कि कितने प्रतिशत बच्चों या उसके अभिभावकों के पास ये लंबा लंबा एक हाथ का मोबाइल है, एंड्रॉयड या क्या क्या आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं? नहीं है। सभी जगह बिजली भी नहीं है, सभी जगह कंप्यूटर भी नहीं है, सभी के पास मोबाइल भी नहीं है। आप मौलिक अधिकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। संविधान कहता है कि सबों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देनी ही होगी। इट इज मैंडेटरी प्रोविजन। और इस मैंडेटरी प्रोविजन का उल्लंघन कर रहे हैं। छात्रों, याद करो शहीद आजम भगत सिंह का हुआ दिन। उसने सेंट्रल असेंबली में ऐसे ही बम फोड़ने नहीं हुआ, क्रांतिकारी चला गया था। उस समय भी उस अंग्रेजी हुकूमत ने एक मजदूर विरोधी कानून ले आया था, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। लेकिन धरना से, आंदोलन से, प्रदर्शन से, बंदी से उस समय की भी सरकार कुछ नहीं सुनती थी। और उस समय तो मौलिक अधिकार था ही नहीं। तो उद्देश्य था, किसी की जान लेना का उद्देश्य नहीं था शहीद आजम भगत सिंह का। बहरों को सुनाने के लिए ही उन्होंने धमाका किया था। आज हम नहीं आपको कह रहे हैं कि आप जाके बम फोड़ दीजिए, लेकिन बहरों को सुनाने का जो धमाका चाहिए उसके लिए आप संगठन तेज कीजिए। क्योंकि उसके पास कोई क्रांतिकारी नायक नहीं है। हमारे पास न केवल शहीद आजम भगत सिंह हैं, हमारे पास न केवल शहीद चंद्रशेखर हैं, हमारे पास न केवल असफुल्ला खां हैं, हमारे पास हजारों हजार शहीदों की लंबी कतारें। इसलिए उनसे प्रेरणा ग्रहण कीजिए और भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए, नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए और इस कोरोना संकट में जो आम आवाम के सामने आर्थिक कठिनाई, सामाजिक कठिनाई और पूरे राष्ट्र के भविष्य के साथ जो कठिनाई उत्पन्न कर दी है कि शिक्षा का संकट
हमारे सामने मुख्य चुनौती बढ़ करके उपस्थित है। इसीलिए आइए, जब एक समान स्थिति हो जाए, केवल छात्र संगठन से ही काम नहीं होगा, तमाम जन संगठनों से। और हम तो बार बार अपील करते हैं तमाम ऐसे राजनीतिक दलों से जिनको मौलिक अधिकार, जिनको नागरिक अधिकार, जिनको बच्चों का अधिकार, मंच पर आए कि हम मौलिक अधिकार का हनन होने नहीं देखना चाहते हैं, हम नागरिक अधिकार का हनन होने देखना नहीं चाहते हैं। छिन जाएगी आपसे तो समझ लीजिए आपका अस्तित्व खत्म हो गया, मनुष्य होने का हक ही समाप्त हो जाएगा। यह सरकार आपको गूंगा, बहरा, विवेकहीन कर देने की साजिशें लगातार करती आ रही हैं और जुल्म ढाती जा रही हैं। कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी नागरिकता कानून अधिकार के नाम पर यदि कोई प्रतिरोध करता है और कोई इनकलाब का आगाज करता है, यदि न्यायोचित बातें कहता है तो उसे आप कहते हैं कि देशद्रोह, उसे आप कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क का बंटवारा आप नहीं कर सकते हैं, चाहे आपको ही जाना क्यों नहीं पड़े। अभी जो आपने नस्ल भेदी प्रतिरोध देखा, उस धरती पर जो दुनिया का सुपर पावर कहलाता है और उस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाना पड़ा बंकर में छिपने के लिए। और हम बार बार याद दिलाते हैं कि एक स्थिति ऐसी आएगी यदि फांसीवाद, यदि तानाशाही इस प्रकार लगातार आर्थिक असमानता, सामाजिक विषमता को बढ़ाती रहेगी यह सत्ता, तो निश्चित तौर पर हम दीवानों को एक साथ एक ही मंच पर आना पड़ेगा। और इसीलिए हम उद्धृत करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने, जिन बुद्धिजीवियों ने सरकार का विरोध करना, जन विरोधी नीति के प्रतिरोध में जिन लोगों ने कलम बंद कर दी है, उनके लिए ये पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। बौद्धिक वर्ग है कृतदास, बौद्धिक वर्ग है कृतदास, किरायों के विचारों का उद्भास, बड़े बड़े चेहरों पर स्याहियां पुत गई, नपुंसक श्रद्धा सड़क के नीचे की गटर में छिप गई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। धुएं के जहरीले मेघों के नीचे की हर बार द्रुत निज विश्लेष गतियां, एक सूक्ष्म पल में सत साक्षात्कार, टूटते हैं धोखे से भरे हुए सपने, रक्त में बहती हैं ज्ञान की किरणें, विश्व की मूर्ति की आत्मा ढल गई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। आज परिस्थिति हमारे सामने मौजूद है और जो ये पूंजीवादी साम्राज्यवादी ताकतें ऐसी हैं जिनके खिलाफ अकेले कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। याद रखिए, मुक्ति कभी अकेले नहीं आती है और ऐसी पूंजीवादी साजिशों से डरने की भी बात नहीं है। और नीरज के शब्दों में संकल्प लेना पड़ेगा, रोशनी पूंजी नहीं है जो तिजोरी में समाए, यह खिलौना भी नहीं जिसका दाम हर ग्राहक लगाए, वह पसीने की हंसी है, वह शहीदों की उम्र है जो नया सूरज गाए जब तरफ कर तिल मिलाए। इसीलिए मौलिक अधिकार की धज्जियां उड़ाने वाले और
ऐसी ताकतें जो भेड़ियों के बेस में चले आते हैं खाल ओढ़ करके, तो उन भेड़ियों को पहचानने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर जब दुश्मनों की पहचान हम कर लेंगे, लेकिन तमाम लोगों को एक साथ एक मंच पर जुटना पड़ेगा। ऐसे चुनावी समीकरण में आप उलझते रहेंगे यदि वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं होगी, वैचारिक एकता नहीं होगी और प्रतिरोध की शक्तियों में एकता नहीं होगी, तो समझ लीजिए भेड़ियों के बेस में कभी अंबेडकर आ जाएंगे, कभी कबीरदास आ जाएंगे, कभी दिनकर आ जाएंगे। इसीलिए उसको पहचानिए। कभी मार्क्स को भी ले आएगा, वो कह देगा अपना है। हम नायक को छोड़ते जा रहे हैं और ऐसी विजातीय शक्तियां जो हैं, ऐसी पूंजीवादी शक्तियां हैं, हमसे हमारे नायक को छीन रही। इसलिए भेड़िए फिर आएंगे, भेड़िए फिर आएंगे। तुम में से कोई एक दिन भेड़िया बन जाएगा, उसका वंश बढ़ने लगेगा। भेड़िए का आना जरूरी है तुम्हें खुद को पहचानने के लिए। भेड़िए का आना जरूरी है तुम्हें खुद को पहचानने के लिए, निर्भय होने का सुख जानने के लिए, मशाल उठाना सीखने के लिए, मशाल उठाना सीखने के लिए। इतिहास के जंगल में हर बार भेड़िया माद से निकाला जाएगा। अपने साहस, आदमी साहस से एक होकर मशाल लिए खड़ा होगा। आदमी साहस से एक होकर मशाल लिए खड़ा रहेगा। इतिहास जिंदा रहेगा और तुम भी और भेड़िया होगी।